हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको जो डिस्कशन इस चैनल पे होती है और जो बातें होती हैं, अगर आपको वैल्यूबल लगती हैं या आपकी लाइफ में ये किसी कोई पर्सपेक्टिव ऐड करती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियोस अगर आपको पसंद आए, उनकी कॉन्सेप्ट या बात करने की या डिस्कशन, तो प्लीज़ लाइक करो। और अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो या कोई एक अपना पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। देखने के लिए थैंक यू। आज मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। हिस्ट्री मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने एक वीडियो सिलेक्ट की है जो कि एक काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव यूट्यूब चैनल है, एपिमीथियस। इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई है उन्होंने। तो देखते हैं उनका क्या कहना है उसके बारे में। एपिमीथियस। The modern nation of India derives its English name from the Indus River in modern-day Pakistan. It was around this river valley where the oldest Indian civilization was formed. Through archaeological records, we know that they traded with the world's oldest cities in Sumeria. There, they witnessed the world's oldest metropolises, where a labyrinth of busy, cramped, winding streets filled the city in a chaotic fashion. They bore witness to merchants tracking their wares in the oldest of written. The modern nation of India derives its English name from the Indus. The modern nation of India derives its English name from the Indus River in modern-day Pakistan. It was around this river valley where the oldest Indian civilization was formed. Through archaeological records, we know that they traded with the world's oldest cities in Sumeria. There, they witnessed the world's oldest metropolises, where a labyrinth of busy, cramped, winding. अच्छा, ये जो इंडियन बंदा दिखाया है, नंगा क्यों दिखाया लुंगी में और उसने लाठी पकड़ी हुई है। लाठी वाला गांधी से इंस्पायर्ड लग रहा है। और अगर इसके पीछे क्या जस्ट फनी स्पिन देने की कोशिश की गई है तो ठीक है, बट नंगा दिखाना थोड़ा अजीब लग रहा है। कपड़े नहीं थे उनके पास, और जिस जगह पे ये दिखा रहे हैं कि इस जगह पे डेवलप हुई थी, वहाँ पे तो ठंडी बहुत पड़ती है यार। Streets filled the city in a chaotic fashion. They bore witness to merchants tracking their wares in the oldest of written languages, fantastic marketplaces. They saw the amazing benefits of the wheel. By the way, जिन लोगों को नहीं पता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है, ग्रीक और जितनी भी अदर ग्रीक तो खैर अंडरस्टैंडेबल है, बट इवन जो इजिप्शियन लैंग्वेज है वो भी डिकोड हो चुकी है। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई। In transportation, construction, and warfare. Fantastic temples, skilled metalworkers. और इसी वजह से उनके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई मीन डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनकी सीवेज सिस्टम वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका उनके जो इंटरनल डायनामिक्स है सोसाइटी के, उसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता बेस्ड ऑन राइटिंग। And mighty kings. When they returned home from the long trek, one thing we know definitely made an impression on them. The place stank. Sewage ran open onto the streets, and sanitation was severely lacking by their standards. Then, something spectacular happened. They became history's first great master plumbers. Using the power of the Indus River, they created covered sewers, indoor wells in every home, private restrooms, and with millions of identical bricks, they created spacious homes on a grid-like pattern with large ventilated granaries in every city. Then the population skyrocketed, and in an area larger than Mesopotamia. अच्छा, इसको देख के यार कितना अफसोस होता है कि हम ये काम 3000 साल पहले या 5000 साल पहले कर पाए, लेकिन आज के टाइम में इंडिया में जो अभी एक ड्राइव शुरू हुई थी कि हर किसी को वॉशरूम मिलेगा उसके घर में, उससे पहले तक, मतलब 5 साल पहले तक अभी भी मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर में वॉशरूम नहीं होगा। लेकिन 5 साल पहले तक तो पता नहीं कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग थे जिनके पास नहीं था। तो जो काम हम उस वक्त में अचीव कर पाए थे, मतलब कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग यार। Ancient Egypt, their civilization flourished. With more than 2,000 cities and towns, the Indus Valley civilization became the most populous on Earth. Their merchant fleets created a massive trade network,
along the Persian Gulf coast to Mesopotamia, Arabia, and back. They would develop their own intricate and unique written language, which has never been deciphered, and bears no similarity to any other known written language. The names of their kings, gods, wars, great triumphs and failures, and even their great cities' names have faded away. Around 1500 BC, a series of unfortunate events began that would doom the civilization. First, the climate. Many of the tributaries of the Indus River, which their cities depended on, drastically changed course, flooding some cities and turning others into derelict husks that slowly were covered by the sands of time. And if surviving the weather was not enough, then came the Aryans. They too had suffered from climatic change. Their river valley homes around what is today Turkmenistan had dried up, and they were seeking greener pastures for their large herds of cattle and horses. They were among the first to domesticate the horse and use the increased mobility to transplant their people onto the Iranian plateau. अच्छा, तो जिस बैकग्राउंड से ये बंदा आ रहा है, ये ऑफ कोर्स आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक चीज़ है जिन लोगों को नहीं पता. उसके अकॉर्डिंग टू जो इंडिया की मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं जो आर्यन रेस में आते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लगभग 1500 BC में, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है, वोल्गा रिवर वैली जो कि आज के टाइम का नॉर्थ कॉकेसस है, और इस वीडियो में वैसे तुर्कमेनिस्तान बताया गया, बट जनरली वो सदर्न रशिया और का जो वोल्गा रिवर का जो कैस्पियन सी के आसपास का नॉर्थ कॉकेशियन का एरिया है, उस एरिया से आए बताए जाते हैं जो आर्यंस थे. उनके पास चैरियट्स थे, उनके पास घोड़े थे, दिखाया भी गया पिक्चर में, और कहा जाता है इस थ्योरी के अनुसार कि जो संस्कृत लैंग्वेज है और जो वैदिक जो धर्म है वो लोग लेकर आए थे. अगेन स्टडीज़ हैं और थ्योरी है ये, डेफिनेटली कुछ भी नहीं कहा जा सकता. इनके पास जो इसको ज़्यादा वैलिड मानते हैं उनके पास उसके लिए रीजंस हैं. जो लोग आउट ऑफ इंडिया थे, थ्योरी जो दूसरी इसके ऑपोजिट में थ्योरी है कि नहीं, जो नेटिव्स थे वो यहाँ से उधर गए थे, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहते हैं उसको. वो लोग ये मानते हैं कि ये गलत है और लोग ओरिजिनली यहाँ से ही बाहर गए थे. बट एनीवेज दोनों के पास अपने अपने रीज़न है. मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ठीक है, मेरी इतनी अच्छी स्टडी नहीं है इस फील्ड में, मैं बस बेसिक सरफेस नॉलेज है मुझे. बट एनीवेज लेट्स सी कि किसी ने कार ड्राइव की है बाहर अपनी, सॉरी फॉर दैट. लेट्स सी क्या कहना है. And then they crossed the Suleiman and Hindu Kush mountain ranges into the Indus Valley. Sorry. There, the vestiges of the already decimated Indus Valley civilization were wiped from all human knowledge or recollection until their remains were excavated in the early 20th century. The Aryans founded several kingdoms along the Ganges River. We know their names and mythological histories because their epics and language have survived till today and is the basis for many of today's. तो अकॉर्डिंग टू आर्यन थ्योरी ये भी है कि जो वेदास हैं और जो मतलब पूरा वैदिक सिस्टम, जो वैदिक धर्म है, जो बेसिकली आज का जो हिंदुइज्म है, इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जिसको वैदिक धर्म कह लो, जो भी कह लो, हिंदुइज्म कह लो, ये आर्यंस लेके आए थे अलॉन्ग विद संस्कृत. और ये जितने भी, अगर आप लोगों को पता होगा तो जनपद होते थे बहुत ही अर्ली टाइम में, चाणक्य के टाइम में, उससे भी पहले जो राज्य होते थे उनको जनपद कहा जाता था. जैसे मगध, कौशल, कुरु, पंचाला जो इसमें दिखाया गया, विदेह, अवंती, ऐसी और भी थे. नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पड़ेगा, वहाँ पे तक्षशिला, इस तरीके के जनपद होते थे. गंधार जो कि आज के टाइम के सदर्न अफगानिस्तान में पड़ता है. Throughout the period known as the Vedic Age, these Aryan kingdoms would constantly wage war on each other. During this time, the Hindu faith developed alongside the Mahabharata, the longest poem ever written. Some have compared this work to the impact of the Bible, Quran, and the epics of Homer. A social class or caste system would also develop during the Vedic Age. At the top were the Brahmin or priests. Below them were the
Kshatriyas, the ruling warrior and kingly class. Then came the Visayas, the skilled workers, merchants, and वैश्य minor officials. The Sudras were the lowest class and consisted of ओके भाई ये क्या गड़बड़ है जो तुमने जो कार्टून यूज किया था जो इमेज यूज की थी आर्यंस के लिए वो तुमने क्षत्रिय दिखा दिए और जो तुमने यूज किए थे ओरिजिनल इंडस वैली सिविलाइजेशन के उनको तुमने शूद्र दिखा दिए ये क्या चालाकी है unskilled workers. People were expected to eat with and marry within their own caste. Breaking the caste system's rules meant that one was a pariah, or outcast or untouchable. Society's worst and least desirable jobs were left for this class, such as street cleaning and sewage cleaning. In 518 BC, the Persian Achaemenid Empire's armies would cross the Hindu Kush mountains, as their Aryan cousins had done 1,000 years before, and subjugated the myriad of principalities that dogged the western Indus Valley. In the east... अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कहनी ज़रूरी है कि अभी तक जो ये वीडियो का मोस्टली जो आर्यन थ्योरी है मोस्ट वेस्टर्न स्कॉलर्स इस पे बिलीव करते हैं और ऑफ कोर्स ये वीडियो किसी वेस्टर्न बंदे ने बनाई है तो ये उस एंगल से आ रहा है जैसा कि कास्ट सिस्टम का जो अंडरस्टैंडिंग वेस्ट में है ऑन अ बेसिक लेवल ऑन अ सरफेस लेवल तो उसी को फॉलो करता हुआ ये बंदा वीडियो बना रहा है अभी तक. There arose a powerful king, Mahapadmananda, in the region of Magadha. He was the son of a king, but he was considered of low birth because of his mother, who was of the Sudras caste. His rise to power was opposed by his brothers who were of full royal blood. This, however, did not hold him back, as he had them eliminated. Mahapadmananda would subjugate kingdom after kingdom. नंद वही राजा है जिससे चाणक्य की बहस हो गई थी आई थिंक. Creating a true empire in his own name. He amassed a gigantic army of over 200,000 men, thousands of elephants, and chariots. After Mahapadmananda's death, his son would succeed him to the throne. It was during his reign that Alexander of Macedon conquered the Achaemenid Persian Empire, crossed the Hindu Kush, defeated their vassals, and hostile kingdoms in the region. These two empires, however, would not last. Alexander would die young, and the Nanda Empire would soon be overthrown by Chandragupta. Surviving sources written long after his death vary widely on whether he was born a commoner or of regal descent. Also, whether he overthrew the Nanda Empire easily or through a long war of conquest. According to one account, he met Alexander the Great and started his consolidation in the Punjab region, there taking the Greek satrapies and moving eastward. जब भी किसी बंदे को पंजाब को पूंजाब बोलते हुए देखता हूँ किसी वेस्टर्न बंदे को तो लगता है यार जब तुम नो पन इंटेंडेड वाला पन बोल सकते हो तो फिर पंजाब वाला पन क्यों नहीं बोल सकते. साले अपनी अपनी वो करते रहते हैं बस pretentious. After his death, his son maintained his empire, but it would be his grandson, Ashoka, who would be the most famous king of the Mauryan dynasty. Ashoka was violent and power-hungry as a young man, and according to one source, he killed 99 of his brothers to secure the throne. He would expand his empire east into what is today Myanmar, and west to the borders of modern-day Iran and into Afghanistan. He would expand into the south, and in the 8th year of his reign, he would wage war on the small but powerful state of Kalinga. Their large army would not be enough to defend their kingdom. And in a short war, over 100,000 would die on both sides. And then, something strange happened. He felt bad. Ashoka converted to Buddhism. ये भी अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है कि यार एक कॉन्करर जो कि जीत गया है उसके अंदर ये चीज़ आए उसकी कॉन्शियसनेस जग जाए उसकी लाइक दया जो होती है इंसान के अंदर वो जग जाए उसको मतलब जीतने के बाद अफसोस हो क्योंकि जनरली ये होता है जब आप जीत रहे होते हो तो आपका माइंड जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है चढ़ाई की तरफ जा रहा होता है आप देख ही नहीं पाते कि रास्ते में आपने क्या गलतियां कर दी जनरली. बट ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल आई थिंक
इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में बाय मोस्ट पीपल अशोका द ग्रेट कहा जाता है। सही में ये बंदा उस टर्म को डिजर्व करता था, क्योंकि इस कलिंगा वॉर के बाद जिस तरह से इसने चेंज किया है अपने आप में, तो आई थिंक हिस्ट्री के जो भी बड़े बड़े इस तरह के कैरेक्टर हैं उसमें मुझे पर्सनली ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। And promoted peace, respect, and harmony within society. He erected pillars stating his vision for a different type of society all over his kingdom. He ruled out the rest of his 36-year reign in peace and prosperity. However, only 50 years after his death, his empire would fragment into violent chaos once again. Buddhism, which was prevalent in Ashoka's reign, would gradually fade away in India, but thrived in the Far East. Over the centuries, many kingdoms would rise and fall in the Indian subcontinent. The Gupta Empire was considered a golden age for art, architecture, and scholarly pursuits. But none would come close to Ashoka's. Until the Mughal Empire. These invaded. अच्छा, मुझे लगता है हमारी गोल्डन एज इतनी पहले आ चुकी है कि अब दोबारा उसका जो आने का टाइम है वो पता नहीं कितना आगे जाके है, कि पता नहीं सबका नंबर आएगा फिर जाके हमारा नंबर आएगा 1000-2000 साल बाद। पर यार हमारा क्या है जो उसको नहीं देख पाए। Invaders from the north were descendants of the Mongols. They would propagate Islam in India and rule there for almost 300 years. During the reign of Akbar the Great, he tripled the size and wealth of the Mughal Empire. He was a vicious conqueror, but a just ruler. He would abolish the jizya, the infidel tax on non-Muslims, and elevated non-Muslims to high civil and military positions throughout his kingdom. He built libraries and schools across his realm for both Muslims and Hindus. ये भी एक और बहुत फैसिनेट करने वाली चीज़ है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मुगल जो लोग थे वो उसी सेम ग्रुप से आए थे जिसको बेसिकली टर्किक पीपल कहा जाता है। उन्हीं लोगों ने इजिप्ट पे भी शासन किया, उन्हीं लोगों ने टर्की और ऑलमोस्ट ईस्टर्न यूरोप से सेंट्रल यूरोप के डोरस्टेप तक शासन किया। उन्हीं लोगों ने पूरा अरेबिया वगैरह, जो ऑटोमन एम्पायर जो आपने सुना होगा, टर्किक एम्पायर, सब कुछ उनका ही बिल्ड किया हुआ है। अब ये लोग बेसिकली जो इनका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो कतई अनसिविलाइज्ड, जिसे कहते हैं गंवार टाइप के नोमैड लोग थे। और अब मैं ये नहीं, मतलब अनसिविलाइज्ड मतलब एक जनरल सेंस ऑफ द टर्म, मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो लोग नोमैड्स होते हैं उनकी भी अपनी एक सिविलाइजेशन होती है, उनकी भी अपना कल्चर होता है, और उसकी भी उतनी शायद इम्पोर्टेंट होगी उनकी नज़रों में जितनी एक बगदाद का जो क्या कहते हैं दरबार होगा उसकी थी। बगदाद वाज सो सोफिस्टिकेटेड, कंसीडर्ड टू बी सो वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्लेसेस एट दैट टाइम। तो इन द जनरल सेंस ऑफ द वर्ड वो लोग अनसिविलाइज थे, और वो लोग गंवार थे, अनपढ़ थे, घोड़ू एक गली की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो थे। बट वो लोग किस तरह से ऐसे एफिशिएंट रूलर बन पाए, ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। कि जहाँ भी हो गए, फॉर एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर ऑलमोस्ट 800 ईयर्स, 700-800 ईयर्स, मिनिमम भी लगा के चलो तो 600 ईयर्स तक चला है। मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेशंस के हिसाब से भी 600 ईयर चलने वाला एम्पायर एक बहुत ज़्यादा स्टेबल एम्पायर माना जाता है। पर्सनली मुझे वो लोग बहुत फैसिनेट करते हैं, जैसे कि उनके अंदर एक चीज़ होती है, मैंने शायद पहले भी उसके बारे में बात की हुई है, कि वो लोग जो उनके स्लेव्स होते थे उनको एम्पायर आगे फॉरवर्ड कर देते थे, और कर नहीं देते थे नॉमिनेट करके, बट स्लेव के पास भी ये मौका होता था कि वो राजा बन सके अगर वो हरा देता है, बाकी सब कुछ जीत जाता है तो ये एक बहुत ही क्योंकि दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में अगर आप स्लेव से आ रहे हो, तो अगर आप फ्री ही हो गए, एज ए फ्री बीइंग ही हो गए, तो एक बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट स्लेव से राजा बन जाना, डायरेक्ट स्लेव सोल्जर से राजा बन जाना, सिर्फ एक इस कम्युनिटी में मैंने देखा है। और ये लोग जहाँ भी थे, फॉर एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर में, इंडिया में जितनी भी दिल्ली सल्तनत की वो रही हैं, उनके अंदर, क्योंकि आई थिंक इल्तुतमिश था या इनमें से कोई एक था जो कि खुद स्लेव था और बाद में सोल्जर, बाद में किंग बन गया। बट एनीवेज, डाइग्रेशन हो रहा है। The Hippodot Khana was a magnificent building that he erected
as a meeting house for religious scholars from different religious groups to conduct discussions and peaceful debates on religious beliefs. There could be found Muslims, Hindus, Jains, Christians, and Buddhists discussing the finer points of human existence. After Akbar's death, the Mughal Empire would continue to expand. However, over the generations, the empire gradually became less tolerant, and the empire was weakened by tension between the majority Hindu population and the Muslim ruling class. अच्छा, अगेन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब गवर्नमेंट इंटॉलरेंट होती है सोसाइटी, तो सोसाइटी फ्रेगमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये पैटर्न पूरी दुनिया में देखा गया है। और फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर में भी जो लास्ट वर्थी शासक था वो औरंगजेब था, और वो हर किसी को पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट था। और आई गेस उसने एम्पायर को बड़ा तो कर लिया, लेकिन जड़ों को हिला दिया वो करने में, अपनी जो उसकी पॉलिसीज थी उसके हिसाब से। Also, the increased complacency and corruption that the ruling class became accustomed to after so many years of prosperity made them vulnerable. This was a situation that the Dutch, Portuguese, French, and English all sought to exploit. The British East India Company, with their vast private armies, eventually winning out, taking control of southern India first, and then gradually extending their influence over the whole subcontinent through extortion, bribery, and military engagements. The Mughal Empire was finally brought to an end in the Indian Rebellion of 1857. This was an insurrection against the British East India Company that functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown. Someone had the not-so-bright idea to issue ammunition that had been wrapped in pig's fat to the company's troops. अच्छा, यहाँ पे वो लोग इस बात पे ध्यान देना जिन्होंने शायद अभी तक इस चीज़ को कभी समझा नहीं है। 1957 तक एक्चुअली ब्रिटिश डायरेक्टली इंडिया पे शासन नहीं कर रहे थे। 1957 तक डी फैक्टो ब्रिटेन की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने नाम सुना है, उसका शासन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट क्वीन का या किंग का जो ब्रिटिश मोनार्की है उसका डायरेक्ट शासन नहीं था। और नाम का शासन मुगल उसका ही था, जो मुगल रूलर था, बट उसको डिपोज कर दिया गया 1857 के बाद। और जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डायरेक्ट इंडिया का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। This offended both Hindus and Muslims alike, and led to a series of unfortunate events that ended in the defeated rebellion and over 800,000 dead. After the rebellion, Britain would directly rule India. In World War I, over 1 million Indian troops would fight the German Empire overseas. In World War II, the British took volunteers, and by अच्छा, इसकी रिकॉग्निशन इंडिया में तो हम लोगों को पता है, लेकिन इंडिया के बाहर इसकी रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट नन है कि बोथ वर्ल्ड वॉर्स में इंडिया ने कितने सारे ट्रूप्स कंट्रीब्यूट किए थे। और हालांकि मैं उस चीज़ को पर्सनली अगर मैं पूछूं पूरी ईमानदारी से, मुझे वो चीज़ ऐसी नहीं लगती कि हमने उसमें कोई बहुत उनकी हेल्प की है। मुझे इसलिए नहीं लगता कि हमने उनकी हेल्प किया कि हम गुलाम थे, हम नहीं भी करना चाहते तो हमें करनी पड़ती। हमारे वहाँ सिचुएशन गरीबी की ये थी कि तो उस वक्त तो छोड़िए, पिछले 20 साल पहले तक भी जो बहुत गरीब इंटीरियर क्षेत्र हैं कंट्री के, लोगों के पास जूते भी नहीं होते, तो उस वक्त तो रोटी भी अगर मिल जाती होगी और उसके लिए गोली भी खानी पड़ती होगी तो शायद लोग उसके लिए तैयार रहते होंगे। और ब्रिटिशर्स को हम कितना भी गलत कह लें, जितने भी इंडिया में हमले करने वाले लोग आए थे बाहर से इंक्लूडिंग ब्रिटिश, वो सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो लोग टैलेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, टैलेंट को रिवॉर्ड करते थे, और इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल थे। और ब्रिटिश उनमें से काफ़ी ऊपर है, वो लोग टैलेंट को रिवॉर्ड करते थे, चाहे वो रेसिस्ट हो अपने माइंड के अंदर और हमें एक लोअर कैटेगरी का इंसान या जीव समझे या एनिमल समझे। लेकिन अगर उन्हें लगता था कि हाँ ये बंदा टैलेंटेड है, तो वो उसको पूरा यूज़ करते थे, उसको मौका दे देते थे और उसको रिवॉर्ड करते थे ताकि उसको फील हो कि मेरी कुछ वैल्यू है। क्योंकि उससे पहले जो सिस्टम चल रहा था यहाँ पे, उसमें तो इंसान को अपने होने का ही एहसास नहीं होता था कई बार। तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि क्यों, क्या रीजंस थे कि वो लोग इतने सक्सेसफुल रहे। By 1945, had raised 2.5 million men, the largest all-volunteer force in history. After the war, in 1947, India obtained its independence from Great Britain by an act of parliament.
The two regions with the highest density Islamic populations were partitioned off, forming West and East Pakistan. In the months that followed the partition, approximately 15 million people migrated from their ancestral homelands to the nation whose majority shared their same religion. The chaotic mass migration saw ever-escalating and retaliatory acts of violence committed against. जब ये हो रहा होगा और कोई भी समझदार मोनार्की या कोई भी समझदार कंट्री जो ये देख रही होंगी, वहाँ के जो लीडर या वहाँ के जो लोग होंगे जो लीड कर रहे होंगे उन कंट्रीज को, वो जब ये देख रहे होंगे उन्हें लगा होगा यार कितना इजी है इन लोगों को काटना। आई मीन काटने से मेरा मतलब है इन लोगों को यूज करना अपने फायदे के लिए। ये लोग तो तैयार बैठे हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, और आज तक वो लोग हमारे अंदर से जूस निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली। आर्म्स बेचते हैं हमको, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाने के लिए, और हमारे लोग मरते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, चाहे किसी की भी गलती रही हो किसी भी एक इंस्टेंस में, लेकिन लड़ तो हम फिर भी रहे हैं ना। एंड ऑफ द डे ये चीज़ है, और वो हमारा जूस निकाल रहे हैं, हमारा भी निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों का भी निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों का भी निकाल रहे हैं, और हम सब ये देख रहे हैं और अपना जूस निकलवा रहे हैं, और वो जूस पी रहे हैं साले। Hindus and Muslims alike, and a series of tragic massacres. Over 1 million people would die during this period of resettlement. Tensions are still high between these two nuclear-armed neighbors. India is now the world's largest democracy. Recently, they have elected a religious minority and a member of a lower caste as prime ministers. India is the third largest economy in the world and is rapidly growing, and is expected to exceed China in population in the near future. This has been Epimetheus. Like and subscribe if you like the content. पॉपुलेशन में तो आगे चला जाएगा, लेकिन इकोनॉमी में कब जाएगा ये है बड़ी बात, क्योंकि हमारे पास उनके जितनी लैंड भी नहीं है। हालांकि हमारे पास एरेबल लैंड उनसे ज़्यादा है। एरेबल लैंड उस लैंड को कहते हैं जिन्हें नहीं पता, जहाँ पे खेती की जा सके। बंजर लैंड को का ऑपोजिट। तो चाइना हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है साइज़ में, 3-4 गुना बड़ा। हालांकि उन्होंने सिंजियांग और तिब्बत पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन जो है सो है। और हमारी पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा होने ही वाली है कुछ सालों में, मोस्टली लाइक अ डिकेड में, और इकोनॉमी हमारी उनसे छोटी है। होपफुली शायद नेक्स्ट डेकेड में उनसे हाफ हो जाए, अभी तो उनसे 1/5 है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी जितनी है, तो हम जब भी उनसे अपने आप का मुकाबला करते हैं तो ये चीज़ भी दिमाग में रखने वाली है। बट खैर वो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। इस वीडियो के बारे में ये कह सकता हूँ कि इस बंदे ने एक मोस्टली वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, जैसे कि वेस्ट इंडिया को देखता है, वो फॉलो किया है। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है कि वो ये समझना चाहे कि हमें बाहर की दुनिया में कैसे देखा जाता है, तो उसका एक ठीक ठाक एग्जाम्पल इस वीडियो में है।